हाँ साहब, ये वही है जो मेरे साथ उस रात थे, की आवाज़ ने वंदिता को पुनः अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। वह उस चोर की ओर देख अतुल से कहने लगी, अतुल कुमार, ये वही चोर है ना जिसने तुम्हारी मदद की थी डॉक्टर तोशित के सेफ गार्ड का लॉक खोलने में, है ना? लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ उतने ही सवालों के जवाब दो जो पूछे जाए। तुम्हारे हर सवाल का जवाब प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने आते जाएगा। तब तक भीतर आया हुआ चोर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि यह किसी और के घर मुझसे चोरी करवाने लेकर गया है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि कुछ अर्जेंट काम है जो इनके खुद के हैं। वह सेफगार्ड में रखकर उनकी पत्नी चली गई है और वे पासवर्ड भूल गए हैं। फिर मैंने सुबह सुबह ही जिन्होंने मुझे इनकी ओर इशारा कर भेजा था, उनसे ही इस प्रकार के सेफगार्ड के बारे में सुना था और उस व्यक्ति ने ही मुझे कुछ मास्टर कोड बताए थे जिसे मैंने आज तक कभी ट्राई भी नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मुझे इस विषय में उन्होंने बताया, मेरी इच्छा उस इलेक्ट्रॉनिक कोड को तोड़ने की हुई, क्योंकि आज तक छेनी, हथौड़ी और छुरी से मैंने बहुत से ताले तोड़े, लेकिन वह पहली दफ़ा था मुझे बिना किसी भी शारीरिक मेहनत से महज इलेक्ट्रॉनिक कोड के जरिए खोलकर एक बहुत बड़ी धनराशि मिलने वाली थी। तो फिर मैं प्रैक्टिकल करने से कैसे चूक जाता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उस कोड से इनका लॉकर तो खुल गया, लेकिन दूसरे ने मुझे पुलिस में पकड़ा दिया। मतलब तुम मानते हो कि यही वह व्यक्ति है जिसने तुम्हें उस सेफ गार्ड को खोलने के लिए लेकर गया था? कहते हुए एक जोरदार आवाज के साथ चोर की कॉलर पकड़कर कहा। चोर ने एक बार फिर से कहा, हाँ साहब, इन्होंने अपना नाम अमित बताया था। तब ठीक, चलो, कहते हुए कुछ सैनिक उस चोर को घसीटते हुए ये कहते हुए ले गए, अच्छा किया पहचान लिया, चलो अब हम तुमसे लॉक खुलवाते हैं। और अतुल कुमार के क्रोध की सीमा इसी के साथ समाप्त हुई। अतुल कुमार चिल्लाकर कहने लगा, हाँ, मैं मानता हूं कि वह चोर दोषी था, जिसकी सजा उसे मिलेगी, क्योंकि उसने मेरे लिए काम किया और मैं भी दोषी हूं। लेकिन कोई उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करता जिसके लिए मैंने काम किया? कहते हुए वह डॉक्टर शेशांक की ओर देख चिल्लाने लगा। तभी कमरे में एक लंबा चौड़ा घुंघराले बाल वाला नौजवान, जो अद्यतन टपोरी जैसा दिखता था, मुंह में पान का बीड़ा, गले में चितरंगी रुमाल, एक हाथ में कड़ा पहने हुए उसने प्रवेश किया। वह आते ही सीधे अतुल कुमार के सामने जा बैठा, जिसे देख एक पल के लिए तो जैसे वंदिता ताई को अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ और उनके मुंह से निकल पड़ा प्रफुल्लनाथ। वंदिता ताई की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वह एक पल के लिए अपनी चेयर से उठी और बैठ गई। तब तक प्रफुल्लनाथ ने आते ही एक जोरदार तमाचा अतुल को जड़ते हुए जैसे अपनी शुरुआत की और सामने एक पन्ना जिसमें फोटो के साथ कुछ नाम लिखे हुए थे रखकर कहने लगा, इनमें से किसे जानता है? सच सच बता, और इस डायरी की कॉपी तुमने किसे जेरोक्स करने को दिया? सच कहो वरना यही ढेर कर दिए जाओगे। जवाब, मैं अतुल बेशक झूठ बोलना चाहता था, जिसका मुख्य कारण उसका क्रोध और उस कॉपी को लेकर मिलने वाली रकम हो सकती थी। लेकिन तभी वहां रखा टेलीफोन बजा और आवाज आई, कॉपी रिसीव सर, और फोन कट गया। तब तो प्रफुल्लनाथ जैसे अट्ठहास करने लगा, बिल्कुल मवाली सा दिखने वाली आदमी कहीं से कहीं तक ना दिखता कि एक बड़ा ऑफिसर हो सकता है। ऐसा ही होता है जब खुफिया विभाग के सैनिक किसी किरदार में उतरते हैं तो एक पल के लिए भी खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते, तो भला कोई दूसरा उन्हें क्या पहचानेगा। प्रफुल्लनाथ कहने लगे, बेवकूफ़ चुजे, तू अंडे से बाहर नहीं निकला और मैं मुर्गों को लड़ाता हूँ। प्रफुल्लनाथ नाम है मेरा। जिस चोर ने तुझे रास्ता दिखाया उसे मैंने ही तेरे पास भेजा था, और इस पर भी तू हमसे झूठ बोलता है। सच बोल, क्या तूने उसका जेरोक्स करवाने के लिए नहीं दिया था? यदि नहीं तब मेरे पास उसकी दूसरी कॉपी कहाँ से आ गई? कहते हुए टेबल पर रखे घंटी की बटन पर प्रफुल्लनाथ ने हाथ मारा और एक सिपाही पान के बीड़े के साथ जेरोक्स की कॉपी लेकर उपस्थित हो गया। प्रफुल्लनाथ ने हंसते हुए कहा, पान खाओगे? शेशांक, वंदिता, नहीं ना? चलो ठीक है। कहते हुए प्रफुल्लनाथ ने पान उठाकर मुंह में ठूंसा और कॉपी को अतुल के मुंह पर दे मारा। ले देख, यही है ना? अतुल के चेहरे पर तो जैसे पसीने देखते नहीं बनता था। वही वंदिता और शेशांक हैरान थे प्रफुल्लनाथ को देखकर। इतना विभत्स रूप, इतनी बिगड़ैल आवाज और उनके बात करने का तरीका कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता। लेकिन तभी प्रफुल्लनाथ ने फिर आवाज लगाई और चंद सैनिकों को बुलाकर कह, ले जाओ इन दोनों को। कहते हुए शेशांक और अतुल की ओर इशारा किया। शेशांक भी कुछ ना बोल पाया, केवल इतना ही कहा, लेकिन सर मैं। प्रफुल्लनाथ चीखते हुए कहने लगा, दोष तुम्हारा भी है। नादानी की सीमाओं को तुमने पार कर दिया। एक जासूस के सामने इतनी बातें रखना, उसे जांच करने का मौका देना, ये भी कोई जुनून से कम नहीं है। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। कहते हुए प्रफुल्लनाथ उठ खड़े हुए और कहने लगे, वंदिता, जाकर आकर्षिका से मिलो, तुम्हारा न्यू असाइनमेंट इंतजार कर रहा है। और थोड़ी ही देर में अतुल, डॉक्टर शेशांक और चोर को न जाने कहां कैद में डाल दिया। थोड़ी ही देर में सारे हेड क्वार्टर में हलचल सी मच गई। चंद मिनटों में इमरजेंसी मीटिंग के सायरन बजने लगे। अनेकों गाड़ियां घनाघना आकर विशेष दल वस्तु के साथ हेड क्वार्टर में जमा होने लगी। अचानक इतनी भीड़ जमा देख प्रेस एजेंसियां भला कहां पीछे रह सकती थी। वो भी पीछे पीछे हेड क्वार्टर के गेट पर एकत्रित होने लगे।
प्रफुल्ल नाथ वॉशरूम में जाकर ना जाने किस खुफिया दरवाजे से अपने कमरे में पहुंच गए और थोड़ी ही देर में अपनी पूरी ड्रेस के साथ हुलिया चेंज कर मेन कॉन्फ्रेंस में जा पहुंचे, जहां सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। एक गुप्त मैसेज के साथ उन्हें बुलाकर बैठक की रूपरेखा सौंप दी गई, जिसमें मीडिया और बाकी सदस्यों को ये बताने के लिए कहा गया कि ब्लू टॉर्च और उसके साथ उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी चोरी हो गई है। चोर का हुलिया पेश किया गया और सख्त हिदायत दी गई कि जितनी जल्दी हो सके उसे पकड़कर पेश किया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा पर कोई खतरा न आए। और इसी के साथ गुप्त सभा समाप्त हुई। प्रफुल्ल नाथ पुनः अपने मिशन पर लौट आए और बाकी ऑफिसर ने जाकर मीटिंग में दिए गए प्लान के अनुसार ही काम किया। सारे प्रेस में देखते ही देखते ये खबर फैल गई कि सरकारी एजेंसियों की लापरवाही के कारण ब्लू टॉर्च का मेन ब्लूप्रिंट चोरी हो गया और बाकायदा सस्पेक्ट के रूप में उसका चेहरा दिखा दिया, जिसे अभी तक अतुल और शेशांक के साथ ना जाने कहां गायब कर दिया गया था। प्रतिपक्ष ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, जिसकी आवाज़ें सारे विश्व में फैल गई और सबका ध्यान डॉक्टर तोशित, भारतीय सेना और ब्लूप्रिंट से हटकर उस चोर की खोज की ओर केंद्रित हो गया। शायद यही तो डॉक्टर तोशित भी चाहते थे, लेकिन ब्लूप्रिंट की खोज कहाँ खत्म होने वाली थी उसे तो अलग अलग देशों के लोग किसी न किसी बहाने ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे। मिस मूलन, आपको क्या लगता है, कितना सच होगा इसमें? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इंडिया में चोर इतना भी पावरफुल होगा कि सारी सरकारी एजेंसी की आंख में धूल झोंककर उस चीज़ को चुरा ले जाए, जिसकी तलाश इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है? मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दिखाया गया चेहरा झूठा भी तो हो सकता है, और यदि चोरी हो भी गया तो चेहरा जान लेने के बाद उसे अब तक क्यों ना पकड़ा गया? जिस देश के सैनिक बर्फीले पहाड़ों में रहकर भी देश की रक्षा करते, क्या वे मैदानी इलाकों में एक चोर को नहीं ढूंढ सकते? कहते हुए डॉक्टर नुवा ने अपना पक्ष कमेटी के सामने रखा। सवाल मिस मूलन से किया गया था और इसका जवाब सभी के अनुसार उनसे मिल जाने की उम्मीद थी। यही सोचकर सभी एकटक उनकी ओर निहार रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। लेकिन मिस मूलन कहीं और विचारों में खोई हुई थी। थोड़े समय अपने पेन से खेलते हुए वे खिड़की से बाहर झांककर जब वापस अपनी जगह बैठी तो डॉक्टर नुवा ने अपने सवाल को फिर से दोहराकर कहा, मैंने कुछ पूछा, क्या आप कुछ सोच रहे हो, या आपसे मैं थोड़े समय बाद बात करूं? मुझे लगता है या तो मेरी बातों में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, या आप अपनी राय हमेशा की तरह अंत में देना पसंद करोगे। डॉक्टर नुवा के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट देखा जा सकता था, क्योंकि अक्सर मिस मूलन जानबूझकर नुवा के सवालों को अनदेखा करती थी। उन दोनों में बिल्कुल बनती ही नहीं थी। मीटिंग के दौरान जिस बात से सभी परेशान भी थे, वास्तव में मिस मूलन और नुवा दोनों ही एक ही कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं जिन्होंने अपना अध्ययन कार्य एक साथ शुरू किया और फिर वे दोनों अपने अपने अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। एक समय में वे दोनों पक्की सहेलियां हुआ करती थी और इत्तेफाक से जब गवर्नमेंट ने टॉप और सिलेक्ट एजेंसी के दस्तावेज तैयार किए, तब वे दोनों ही उसका हिस्सा थी, जिसमें से नुवा एक बड़ी साइंटिस्ट तो वही मूलन आंकड़ों के आधार पर सटीक निर्णय देने वाली सांख्यिकी विभाग की मुखिया थीं, जिसका काम आंकड़े एकत्रित करना और उसको अध्ययन कर सही सलाह देना यही काम था। बहुत हद तक उनकी जानकारियों को सेना अपने निर्णय में शामिल करती थी, और जब मिस मूलन की जानकारी को सेना अनदेखा कर कोई कार्य किया गया तब भारी नुकसान उठाना पड़ा, और इसलिए आज वह एक सीक्रेट और टॉप मोस्ट एजेंसी का हिस्सा है। बस त्रुटि यह हुई कि पहली मीटिंग जो साइंटिस्ट के द्वारा रखी गई थी और प्रेजेंटेशन डॉक्टर नुवा को देना था, उस समय वर्षों बाद मिलने के कारण वह उन्हें पहचान तो गई, लेकिन किसी स्पेशल पसंद का अचानक अपना साथी बता देना उन्हें ठीक नहीं लगा, और इसी बात को मिस मूलन ने दिल से ले लिया और पहली ही मीटिंग में इंट्रोडक्शन के साथ डॉक्टर नुवा की बेइज्जती कर डाली। हालांकि डॉक्टर नुवा ने इस बात को स्वीकार किया कि भूल उनकी है और किसी कारणवश बीच में डिस्टर्ब नहीं कर पाए, उसके लिए वह क्षमा चाहती है। मिस मूलन लेकिन मानी नहीं, और फिर यह स्वभाव तो उसका बचपन से ही था। ये बात डॉक्टर नुवा अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने बाकी अन्य मेहमानों पर ध्यान दिया, जो मिस मूलन को और की बुरा लगा। तब से वे दोनों हमेशा कटाक्ष करते नजर आते हैं, लेकिन आज का विषय कटाक्ष का नहीं था, बल्कि बहुत गंभीर था। मिस मूलन डॉक्टर नुवा की हर बात को बारीकी से सुन रही थी। उनके दिमाग में आंकड़ों की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा था। वे जब सोचती थी पूरी गहराई तक, जब तक तर्क ना निकल जाए कुछ भी ना बोलती, और यही बात डॉक्टर नुवा को अखर गई। पुनः एक बार पूछने पर मिस मूलन ने चटकते हुए कहा, हाँ नुवा, एक बात बताओ, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, बचपन से मुझे जानती हो, फिर भी मेरी आदतों से वाकिफ नहीं हो। जो लोग मुझे आज से जानते वे समझ गए कि सांख्यिकी गणना के समय दो तरफ दिमाग को बिखेर कर काम नहीं किया जा सकता, और ना ही यह ऐसी कोई खोज का विषय है कि थोड़ी गलती होने पर चल जाएगा। मेरे पास बहाना नहीं होता। देश की सुरक्षा का सवाल है, थोड़ा मौका तो दोगी ना। इतनी जल्दी में जवाब सुनने की आदत तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।